नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज डिस्कस होगा सेंट्रल बैंक। हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं टी आर जैन वी की ओरी की बुक का। इससे पहले वाला पार्ट ऑलरेडी डल चुका है, वो आप जाके देख सकते हो। तो रोहन भाई, सेंट्रल बैंक क्या है? पहली बात, अगर इसके नाम की बात करें तो एक डिफरेंस मैं बहुत प्यारा बताना चाहूँगा। सेंट्रल बैंक हमारे देश में एक ही है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। सही है? कितना घटिया लिखा मैंने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब सेंट्रल बैंक की बात होती है तो आरबीआई आता है, पर एक शब्द और ध्यान रखना, एक होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक कॉमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ कॉमर्शियल बैंक, और सिर्फ भारत के सेंट्रल बैंक की बात करें तो उसका नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्यार से बोले तो आरबीआई। ओके, द सेंट्रल बैंक इज ऑन एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है जो सबसे बड़ा बैंक होता है, सुप्रीम होता है। इससे ऊपर भी हमारे भारत में बैंक नहीं है। दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, यानी कि फादर ऑफ ऑल बैंक, सभी बैंकों का बाप, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का बाप आरबीआई। ठीक है, तो जो कंट्रोल करता है पूरे देश के पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है कौन? हमारा आरबीआई। और कहता है इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशू। ये एक अकेली ऐसी एजेंसी है इसको जिसके पास नोट इशू करने का अधिकार है। कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। तो अभी जो हमने इससे पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि मनी सप्लाई भी कुछ होता है, तो मनी सप्लाई को भी कंट्रोल हमारा आरबीआई ही करता है। ठीक है, इट सर्व एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये हमारी भारत सरकार का बैंक है और ये मैनेज करता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है रोहन विदेशी करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी, एक सिंपल शब्द हो जाता है रिजर्व ऑफ द कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये पढ़ देते हैं शब्द द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कि भारत का सेंट्रल बैंक क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, तो आरबीआई। बट अगर सिंपल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें सिंपल, तब वो एक कॉमर्शियल बैंक की तरह ट्रीट हो जाता है। ये तो बात हुई इसकी बेसिक। सिंपल बताऊँ तो 1935 के बाद, यानी कि 1935 में ये आरबीआई बना था ऑफिशियली। इससे पहले ये एक नॉर्मल बैंक की तरह काम करता था, और फिर जब हमारा जो बैंकों को मर्ज किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, उसके बाद आरबीआई के रूल्स बदले गए। मतलब 1970-71 में जाके अप्रॉक्स, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। उसके बाद जब नेशनलाइजेशन हुआ ना बैंकों का, तब आरबीआई का रूल बदला गया। तो काफ़ी कहानी है आरबीआई के ऊपर, बट इतना डिस्कस नहीं होता, इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, हाँ, इसके फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कस होते हैं। सबसे पहला वही है कि ये इकलौता एक ऐसा बैंक है जो इशू करता है नोट्स को, यानी कि इशू करता है हमारी करेंसी को। तो सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट, यानी कि मोनोपोली राइट। मोनोपोली राइट का मतलब होता है एकाधिकार। सिर्फ एक ऐसा बैंक, इकलौता एक ऐसा बैंक जो नई करेंसी प्रिंट, यानी कि करेंसी इशू कर सकता है। ठीक है, this is called the currency authority function of the central bank. The note issued by the central bank are on unlimited legal tender. इसका ये मतलब है ये लोग पेपर नोट को प्रिंट करते हैं, 1 रुपये के नोट को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग 1 रुपी नोट, एक्सक्लूडिंग 1 रुपी नोट। 1 रुपये का नोट ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जैसे आजकल टकसाल को दिया हुआ है, तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर का ये मतलब होता है आप जितना पैसा किसी को ऐसे पेमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। क्योंकि एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, जो पिछले वाले टॉपिक में था, सिक्के वगैरह। सिक्के की एक लिमिट होती है कि आप कॉइन एज एक्ट के हिसाब से 1000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट अगर आप सिक्के में कर रहे हो तो सामने वाला रिफ्यूज़ कर सकता है कि मैं नहीं ले रहा भाई, लेकिन आप पेपर नोट्स को मना नहीं कर सकते। तो 1 रुपये के नोट को छोड़ के और सिक्कों को छोड़ के, ठीक है, जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है वो आरबीआई ही करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। तो ये बहुत छोटे में निपटा दिए इन्होंने, बट ठीक है, समझ में आया। तो एक तो हमारे पेपर नोट, अब जो 1 रुपये का सिक्का और एंड कॉइन्स, ये आरबीआई नहीं लेता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और बाकी कौन करता है? हमारा आरबीआई। कोई नहीं ना कर रहा है। ठीक है, ओके। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, इसका ये मतलब है कि हमारी भारत सरकार का बैंक भी कौन है? खुद आरबीआई है। कैसे है?
सेंट्रल बैंक इज़ द बैंकर, मतलब उनका बैंकर भी है, उनके लिए एक एजेंट की तरह भी काम करता है और उनका एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। सही है। अब क्या है, पढ़ते हैं इसको। एज अ बैंकर इट्स मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल मैं बताऊं तो भारत सरकार का एक खाता खुला हुआ होता है आरबीआई के पास, जिसमें वो उनके पैसे को डिपॉजिट भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर उनको लोन भी देता है। अब लोन देता है तो कुछ गिरवी भी रखवाएगा। तो इस प्रकार तो ये बैंकर का काम करता है। ठीक है। एजेंट की तरह किस तरीके से काम करता है? इट बाय एंड सेल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हमारी भारत सरकार अपनी कुछ सिक्योरिटीज़, कुछ बिल्स, इस प्रकार की चीज़ें खरीदना या बेचना चाहता है तो वो उसमें आरबीआई की मदद ले सकता है। एडवाइज़र की बात करें अगर, कैसे एडवाइस करता है, तो मार्केट में मनी फ्लो जो हो रहा है, मार्केट में वो फाइनेंशियल एडवाइजेज उनको देता रहता है, उनको तरीके बताता रहता है कि अब आप मार्केट में इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार से कुछ स्टेप्स उठा सकते हो। तो टाइम टू पॉइंट वो उनको पैसे से रिलेटेड बातें समझाता रहता है ताकि वो अपने अच्छे डिसीजन ले सकें। तो बैंकर भी है, उनका एक एजेंट भी है और उनके लिए वो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। बैंक हमारे भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, बट हमें इतने पावर नहीं पता कि कौन सा बैंक, कैसा बैंक। ठीक है। ओके बात। फिर कहता है कि बैंकर्स बैंक, इसका मतलब है कि ये बैंकों का बैंक है। सही है। और वो उनके लिए सुपरवाइजरी का रोल प्ले करता है। सुपरवाइज़र वो व्यक्ति होता है जिसके अंडर में सब काम कर रहे होते हैं। सिंपल बात बोले तो बैंकर बैंक का मतलब है इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद द अदर बैंक इन द कंट्री एज कॉमर्शियल बैंक हैज़ विद इट्स कस्टमर। मतलब क्या है, हमारे सबके, हमारे घर वालों के, हमारे भी नहीं है तो हमारे घर वालों के खाते बैंकों में खुले हुए हैं। तो जिस प्रकार से एक आम इंसान एक कॉमर्शियल बैंक का कस्टमर होता है, उसी प्रकार एक कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कस्टमर होता है। और इन कॉमर्शियल बैंक का खाता आरबीआई के पास भी होता है, एक करंट अकाउंट होता है। 3 ऑब्जर्वेशन होते हैं इस बात के लिए। द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। वो उनके पैसे को जमा भी करता है और उन्हें ज़रूरत पड़ने पे लोन भी देता है। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस, ये मिक्स कर दिया उन्होंने। अब क्लियरिंग हाउस का ये मतलब होता है, देख सभी बैंकों का जो पैसा होता है वो आरबीआई के पास पड़ा होता है। क्लियरिंग हाउस का ये मतलब होता है कि अगर 2 बैंकों में किसी प्रकार का फाइनेंशियली विवाद है, उनके बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो आरबीआई दोनों की सुनता है और जो फॉल्ट पाया जाता है उसके खाते से पैसे निकाल के दूसरे वाले बैंकों को दे देता है। क्यों? हमने पढ़ा था कि कॉमर्शियल बैंक का 4.5%, जिसको हम CRR, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, वो हमेशा आरबीआई के पास होता है। तो जब लगता है ना आरबीआई को कि ये बंदा बेईमानी कर रहा है, तो उसके अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे के में डाल देता है और फिर बाद में वो उस कॉमर्शियल बैंक से पैसे ले लेगा, हमें पैसे दो। कहता इट्स अ फैसिलिटी टू द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, ये देता है क्लियरिंग हाउस की। इट इज़ अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट द वन सेंट्रल बैंक टू ऑल द अदर बैंक। इट इज़ अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी। अब क्लियरिंग हाउस अलग अलग रूल्स भी हैं। इट इज़ अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट वन सेंटर टू ऑल द, मतलब सिंपल चीज़ है, वही चीज़ है कि अगर आप एक कॉमर्शियल बैंक है तो आप एक नॉर्मल कस्टमर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इट इज़ अ सुपरवाइजरी रोल का मतलब कहता है सेंट्रल बैंक इंश्योर दैट द कॉमर्शियल बैंक शो कंप्लाइंस टू इट्स डायरेक्टिव पर्टिकुलर रिलेटिंग टू CRR एंड SLR। उनका सुपरवाइज़र है, उनका हेड है, उनको बताता रहता है कि आपको अपनी डिपॉजिट्स का 4.5% तो रखना है कैश रिजर्व रेशियो में, यानी कि आरबीआई के पास, और 18% रखना है उनको खुद अपने बैंक के खातों में, ताकि जो कस्टमर हैं अगर वो कभी भी पैसा निकालने आते हैं तो उनको वापस जाना ना पड़े। और हमने ये भी देखा था कि अप्रॉक्स डिपॉजिट का 10% पैसा ही विड्रॉ होता है, बाकी 90% पैसा आमतौर पर बैंकों में पड़ा रहता है। अभी मैं बता दूं तो ये जो 18% है हमारा SLR, और उन दोनों को जोड़ देना तो बनता है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। It ensured that the commercial bank show compliance to these changes so that the desired target and achieved। मतलब सीधी सी बात है कि जो सुपरवाइज़र हमसे बोलेगा, जैसे बोलेगा, जैसा काम करने को बोलेगा, वैसा ही काम कॉमर्शियल बैंक्स को करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट 3 नंबर में आ चुका है। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, पढ़ बाद में लेंगे, समझा देता हूँ। जब कॉमर्शियल बैंक्स को कहीं पे भी पैसे की सुविधा नहीं मिलती, इनको कहीं से भी, अगर ऐसा नहीं कि कॉमर्शियल बैंक को पैसे की आवश्यकता नहीं होती, होती है।
तो जब कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिलती, लास्ट में जाते हैं आरबीआई के पास और आरबीआई इनकी मदद करता है। तो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि भाई अगर आप पैसा चाहिए तो लास्ट रिजॉर्ट आपके पास क्या बचा, आरबीआई। इट मीन्स दैट इफ़ अ कॉमर्शियल बैंक फेल हो जाते हैं टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, उनको कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही है, इट अप्रोचेज द सेंट्रल बैंक एज द लास्ट रिजॉर्ट। तब ये किसको पकड़ते हैं सिर्फ कि सर आप बचे हो बस, अगर आपने भी हमारा साथ नहीं दिया तो हम हो जाएंगे बर्बाद। सेंट्रल बैंक एडवांस लोन टू सच अ बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। आरबीआई कहता कुछ गिरवी रखो ले जाओ पैसा, हम तो मना नहीं कर रहे, आप अपना काम चलो। बाई ऑफरिंग लोन टू द कॉमर्शियल बैंक इन सिचुएशन ऑफ एमरजेंसी, लोन भी देते हैं एमरजेंसी पे। द सेंट्रल बैंक इशू दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट सफ़र एनी सेटबैक, दैट मनी मार्केट रिमेन स्टेबल। भाई साहब कॉमर्शियल बैंक की हालत ख़राब है तो उसका मतलब इकोनॉमिकली दिक्कत हो सकती है, आम जनता का पैसा कॉमर्शियल बैंकों के पास पड़ा होता है, तो ये उनको एक बैकअप की तरह ट्रीट करता है कि ये ले ब्रो पैसा और अपना काम निकाल। और वो क्या कह रहा है कि मार्केट में जो मनी की हालत है वो भी बैलेंस रह सके, इस बात पे भी आरबीआई काम करता है। अगर मार्केट से मनी ज़्यादा निकल जाएगी तो मार्केट में दिक्कत है, मार्केट में मनी ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल होगी तो भी मार्केट को दिक्कत है। सही है। कस्टोडियन का मतलब था कस्टडी, सुना होगा कि पुलिस की कस्टडी में है, निगरानी में है। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी करेंसी, तो जितने भी विदेशी करेंसी हैं उनकी कस्टडी भी कौन रखता है, खुद आरबीआई से वही है। सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इट ऑल्सो एक्सरसाइज्ड मैनेज फ्लोटिंग टू, या चाहिए पढ़ने को मिलेगा, मैनेज फ्लोटिंग एक मिक्स फ्लोटिंग होता है। सही है। तो ये आने जब चैप्टर आएगा ये फॉरेन एक्सचेंज वाला तब इसको पढ़ने को मिलेगा। ये ना एक तो हो गया मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ व्यू टू अचीव स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है इसको याद करने की, आगे पढ़ने को मिलेगी। वो ये कहता है कि सिर्फ आरबीआई के पास ये अधिकार है कि वो विदेशी करेंसी का स्टॉक, विदेशी करेंसी का रिजर्व अपने पास रख सकता है। ये अभी भी आराम से $500 बिलियन से ऊपर का होगा। चेक करें में कितना है, हमें देखना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया करंटली कितना होगा, ये अप्रॉक्स है $601 बिलियन। 4 अगस्त 2023 के हिसाब से ये हमारा अपडेट हुआ है। $601 बिलियन, अच्छा खासा अमाउंट है। $601 बिलियन की वर्थ है इसकी। और ध्यान रखना उसमें 90% ना अप्रॉक्स डॉलर ही होता है। ये जो $601 बिलियन डाला उसमें 90% तो तुम्हें यूएस डॉलर मिल जाएगा, क्यों, यूएस डॉलर इज ए यूनिवर्सल करेंसी बेसिकली। हरामजादे पावरफुल है तो फ़ायदा उठाते हैं। एक ही वाली बात आ गई, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज लेट इज द एग्जाम्पल स्टूडेंट समझने के लिए, बैंक ए ने रिसीव करा 10,000 रुपये का चेक और रिसीव अ चेक ऑफ 10,000 ड्रॉन ऑन बैंक। बैंक भी रिसीव अ चेक ऑफ 15,000 ड्रॉन ऑन बैंक ए। मतलब सपोज 2 बैंक ले ले, एसबीआई और पीएनबी। सही है। तो वो 2 प्रकार की बात कर रहा है कि बैंक ए जो है उसने एक 10,000 का चेक रिसीव करा, जो किसने निकाला था, जो इशू करा था बैंक बी ने, और बैंक बी ने एक चेक इशू करा 15,000 का, जो किसने निकाला था, ए ने। बोथ बैंक ए एंड बी हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। द चेक ऑफ बोथ द बैंक आर क्लियर थ्रू देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। दिस इज हाउ सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस टू अवॉइड ट्रांसफर द कैश बिटवीन द बैंक एंड रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। एक तो ये भी है, और इसमें ये भी हो सकता है जो मैंने बताया था ना, वो कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है दूसरी बुक का उठिए उसे, क्योंकि बुक्स ना लैंग्वेज बदल भी देती हैं, तो इसलिए कहते हैं ना कि बोर्ड में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ का दिखाता हूँ, इन लोगों ने जो दे रखा था, कहाँ गया, क्लियरिंग हाउस, देखियो और सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑल द कॉमर्शियल बैंक, CRR कहते हैं उसको। इट बिकम ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट्स एक्ट टू द क्लियरिंग हाउस। ऑल कॉमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। सभी बैंकों का अकाउंट वहाँ पे होता है। देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन ईजिली सेटल क्लेम ऑफ वेरियस कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच अदर। अगर 2 बैंकों के बीच में विवाद चल रहा है तो डेबिट और क्रेडिट, यानी कि एक बैंक से पैसा निकाल के दूसरे बैंक में डाल देना,
इस प्रक्रिया से उनके बीच के जो इश्यूज़ होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। और ये लोग क्या कहते हैं कि भैया वो जो चेक है आप हमारे पास लाओ, उससे हम आपका चेक क्लियर करवा देंगे और आपको किसी भी प्रकार का जो कैश ट्रांजैक्शन होता है दो बैंकों के बीच में वो करना। इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, मतलब दो बैंकों के बीच में भी लेन देन होता है। तो ये क्या कहते इट अब ये रन दिस इज़ हाउ सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, मतलब ये दोनों अपने चेक ना सेंट्रल बैंक के माध्यम से अपने क्लियर करा सकते हैं, क्लियरिंग थ्रू देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। ये क्या अवॉइड करता है? ट्रांसफ़र ऑफ कैश बिटवीन द बैंक्स एंड रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। तो कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांसफ़र दो बैंकों के बीच में नहीं होगा और उससे क्या हो रहा है, कैश की रिक्वायरमेंट इतनी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, हम उसको याद रख सकते हैं, दूसरी बुक के हिसाब से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्क्स पूरे मिलते हैं क्योंकि जो बोर्ड में कॉपी चेक करने बैठा हुआ है वो व्यक्ति सब जानता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ठीक है, अभी आगे पढ़ने को और भी इसमें अच्छा खासा मिलेगा। कहता है कि भैया द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज़ टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। मतलब कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि वो मनी तक को कंट्रोल करता है कि मार्केट में मनी ज़्यादा है या कम है। ये कहता है कि कंट्रोल द इट एम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। तो मार्केट में जो मनी बह रही है उसको तक, मतलब अगर मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, मार्केट में मनी ज़रूरत से कम है तो उसकी वजह से डिफ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई, डिफ्लेशन, मंदी का दौर, इनको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई खुद स्टेप उठाता है। सही है। द सेंट्रल बैंक नीड टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी टू कॉप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड बाई ड्यूरिंग डिफ्लेशन इट्स इंक्रीज। जब इन्फ्लेशन होता है तो वो मनी को रिड्यूस कर देगा और डिफ्लेशन पर मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ा देगा। सेक्शन 3 ऑफ द चैप्टर गिवन अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई। आगे पढ़ने को मिलेगा, कहने का मतलब है ये वो जो सेक्शन 3 की बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आगे पढ़ने को दबा के मिलने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कहता है कि परफॉर्मिंग ऑल दीज फंक्शन द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। वो ऐसी ग्रोथ चाहते हैं जो रुके भी, ऐसा नहीं कि आज ग्रोथ हुए कल फिर बर्बाद हो गए, ठीक है। ग्रोथ का क्या मतलब है? जहाँ से आपकी जीडीपी इंक्रीज होती हो। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को वो लोग मैनेज कर सके, बैलेंस कर सके। तो यार भाई के फंक्शंस में आता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मान लो इन्फ्लेशन आ रही है, हाँ, तो आरबीआई बिना गवर्नमेंट के पूछे खुद स्टेप कर। मॉनेटरी डिसीजन आरबीआई के होते हैं, है ना। और जो सोशलिक बेसिक डिसीजन होते हैं वो लेती है हमारी भारत सरकार। अभी अगर मैं इन्फ्लेशन की बता दूं तो 4 से 5% इन्फ्लेशन खुद आरबीआई कहता है कि एक अर्थव्यवस्था के लिए बेस्ट होता है ना। 4 से 5% का इन्फ्लेशन हर अर्थव्यवस्था के लिए एकदम बढ़िया माना जाता है। इसका मैं इन्फ्लेशन का ये भी मतलब बता दूं, अगर 5% का इन्फ्लेशन चल रहा है तो सपोज कर इस साल जो चीज़ 100 की मिल रही है वो चीज़ अगले साल 105 की मिलेगी, ठीक है। ये होता है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से ना लोगों के हाथों में पैसा भी होता है और मार्केट में डिमांड बनी रहती है। और डिफ्लेशन के टाइम पे लोगों पे पैसा नहीं होता, मार्केट में डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है। और वैसे भी 140 करोड़ है, यहाँ डिमांड बहुत कम तो कभी नहीं होगी क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होती है डिमांड तो वहाँ पे चीज़ों की रहती ही रहती है। सही है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ से आप बहुत आराम से, अगर आप लोगों की ज़रूरत समझ जाते हो तो आप भी करोड़ों कमा सकते हो, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। 140 करोड़ है यार, अगर आपके 1000-2000 कस्टमर भी है ना दिन के, आप हवा बना सकते हो। 140 करोड़ में 1000-2000 बिंदु भी नहीं है उनके आगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस रोहन, अगर तो उसको मात्र पढ़ता है रीड ओनली तो उसको 3 से 4 नंबर के लिए तैयार कर सकता है कि सेंट्रल बैंक की परिभाषाएं हो जाती हैं, सेंट्रल बैंक का क्या काम है, कॉमर्शियल बैंक का क्या काम है, इसको देख लेते हैं। 5 पॉइंट है। अगर मैं सीधी सी बात करूं सबसे लास्ट में, कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट के पीछे भगते हैं, ये लोग ग्रोथ और स्टेबिलिटी के पीछे भगते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स के पास नोट इशू करने का कोई भी पावर नहीं होती, ठीक है। इनके पास नोट इशू करने की अथॉरिटी होती है। कॉमर्शियल बैंक किसी भी प्रकार का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास मेंटेन करके नहीं रख सकते। हाँ, ये फॉरेन करेंसी खरीद और बेच ज़रूर सकते हैं अपने प्रॉफिट के रिगार्डिंग। डील इन द सेल एंड द परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर परचेज ऑफ। ये लोग क्या करते हैं
ये लोग तो खुद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपने पास रखते हैं, जिससे ये लोग मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम को मेंटेन कर सकें। वैसे अगर मैं सिंपल बता दूं कि मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, तो जैसे हमारे भारत में ये मिक्स वाला चलता है, मतलब शुरुआत में ना आप मार्केट पे छोड़ देते हो, हमारे रुपया हम जनरली डॉलर से कंपेयर करता हुआ देखते हैं, तो हम कभी उनके आगे बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। तो ये पढ़ने को मिलेगा कि कभी इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, कभी इसको एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और एक होता है एप्रिसिएशन, फिर एक आएगा डिवैल्यूएशन। तो ऐसे ऐसे शब्द जो हैं आगे हमें पढ़ने को दिखेंगे, ठीक है। तो आरबीआई क्या कहता है कि पहले आपके रुपये को हम छोड़ देते हैं मार्केट पे, मार्केट फोर्स पे। अगर मार्केट फोर्स के हिसाब से रुपया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है तो भी आरबीआई बीच में कूदेगा, बहुत ज़्यादा गिर रहा है मतलब एक लिमिट सेट करते कि इससे ऊपर मत जाना और इससे नीचे मत आना। ऊपर जाएगा तो भी आरबीआई कूदेगा और नीचे आएगा तो भी आरबीआई कूदेगा, और उस टाइम पे फॉरेन करेंसी की आवश्यकता आरबीआई को पड़ती है, ठीक है। ये कहता है कि आरबीआई जो है रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को, मतलब खुद रेगुलेट करता है, चलाता है मनी सप्लाई को। ऑफिशियली कंट्रोल कौन करता है हमारे देश में? आरबीआई करता है। ये लोग क्या कहते हैं? ओनली कंट्रीब्यूट द सप्लाई ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन जिससे पैसा कमाए थे, डिपॉजिट है, लोन दिया, रिजर्व रखा, फिर डिपॉजिट, लोन दिया, रिजर्व रखा, तो ये मात्र कंट्रीब्यूशन करते हैं, और ये तो एंटायर इकोनॉमी की मनी सप्लाई को ही कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं उसको। और सर ये आपकी डेफिनेशन के माध्यम से हो जाएगा, तो ये इतना टॉपिक रहेगा। अब क्योंकि इसके बाद जो रहता है ना ये वाला, कि वो किस प्रकार से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है हमारा आरबीआई, तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट बहुत है ये, ठीक है। और ध्यान रहे कि जब आगे चैप्टर नंबर 9 डिस्कस होगा ना, इसमें वो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड वगैरह उससे 9 है, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब जो बच्चा इसको नहीं पढ़ता वो वहाँ दुखी होता रहता है, सही है।